हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो हमारा था आपका जैव प्रक्रम लेसन था और वो लगभग कंप्लीट हो गया है। सिर्फ उसमें आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में सारे लेसन कंप्लीट होने के बाद में देखेंगे, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज हम सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इस लेसन में जो मुख्य हमारा टॉपिक रहेगा वो नियंत्रण एवं समन्वय पर है कि जो नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या है। देखिए, नियंत्रण की बात करें, ठीक है, तो नियंत्रण जो होता है कि जीवों में बाहरी या भीतरी जो वातावरण होता है उसके बीच में जो संतुलन या तालमेल बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसे ही हम जो है नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, और सामान्य स्थिति में बनाए रखने के लिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जीवों में बाह्य एवं भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण तथा सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रतिक्रियाओं को समन्वय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि ठंडा है मौसम है और गर्म मौसम भी आता है। ठीक है, अब बात करें कि वो कैसे जान लेते हैं कि ठंडक का मौसम आ गया है या गर्मी आ गई है ना। तो जीवों में जो चेतना होती है, इसी गुण के कारण जो है जीवधारी कोई भी हो, चाहे पौधे हों या जंतु हों, सभी क्या है बाह्य एवं आंतरिक वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उनको वो जान पाते हैं। ठीक है, और जो उनकी स्थिति होती है सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रतिक्रियाओं को ही हम समन्वय कहते हैं। ठीक है, समन्वय क्या होता है? इंटरनल होता है। जैसे बात करें कि हमारे शरीर में विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, खनिज तत्व भी है। तो जो विटामिन्स की कमी हो जाती है अगर, तो कुछ ना कुछ हम उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। और अगर उसका संतुलन बना रहेगा, है ना, सामान्य स्थिति बनी रहेगी, तो वो क्या रहता है कि हम बीमार नहीं होते, हमारा जो शरीर है वो सही ढंग से काम करता रहता है। तो इस प्रकार ये नियंत्रण और समन्वय दोनों एक साथ ही मिलकर के लगभग काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो हमारे दो भागों से ही पूरा ये सिस्टम आधारित है, जिसमें कि पहला जो आप देख पा रहे होंगे, पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। इन दोनों सिस्टमों से मिलकर के ही पूरे चाहे जंतु हों या पादप हों, सभी में क्या रहता है, नियंत्रण और समन्वय का कार्य सही ढंग से हो पाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि तंत्रिका तंत्र जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो तंत्रिका तंत्र जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि दो प्रकार का होता है। पहला सीएनएस जिसको बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है आपके एग्जाम में, फुल फॉर्म क्या है इसका, तो सीएनएस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप बताएंगे इसको। ठीक है, और दूसरा है हमारा पीएनएस, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इंग्लिश की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे वीडियो को आप देखिए। अब बात करते हैं जो सीएनएस होता है हमारा, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र किस प्रकार ये बनता है ना। देखिए, हमारे जो मस्तिष्क होता है, मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क हमारा है सेंटर। तो मस्तिष्क से लेकर के आप पीछे रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, वहाँ पर वो हड्डियाँ जो निकली होती हैं उसी को हम, वो पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। यहाँ के इसके नीचे जो होता है वो मेरुरज्जु जो है वो जाता है। ठीक है, मेरुरज्जु भरा रहता है उस रीढ़ रीढ़ में। तो वहीं पे सारे पॉइंट
ठीक है। सिस्टम पूरा जो हमारे शरीर का होता है वहीं से होकर के हमारे मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क जो सूचनाएं भेजता है वही वहाँ से पूरा सिस्टम, वो पथ ही होता है कह लें। जो जो सिस्टम हमारा है, जो पथ है, रास्ता है, वो वहीं से होकर के गुजरता है। और इसमें क्या होता है कि 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं, वो निकलती हैं। किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं? तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो टिक करेंगे, वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ जो हैं, वो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं। ठीक है? अब बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो परिधीय जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो उसमें क्या होता है कि 31 जोड़ी जो मेरु तंत्रिकाएँ, क्योंकि मेरुरज्ज होता है, इसमें मेरु तंत्रिकाएँ कहलाती हैं। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ जो हैं, वो निकलती हैं। ठीक है? और यहाँ से ये जो दोनों सिस्टम होते हैं, यहीं से बनता है हमारा ये अंतःस्रावी जो है, वो तंत्र का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है? क्योंकि शरीर का जो मुख्य भाग होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ही आधारित होता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम बेकार हो गया, तो पूरा शरीर ही हमारा बेकार होने लगता है, ठीक है? और जो मुख्य हमारा केंद्र होता है, वो होता है मस्तिष्क, क्योंकि सारी सूचनाएँ, सारी क्रियाएँ जो हैं हमारे मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। तो मस्तिष्क को ही हम क्या कहते हैं, जैसे कि सीपीयू होता है कंप्यूटर का, ठीक है? ऐसे ही मानव शरीर का सीपीयू होता है, कौन होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है? तो ये मुख्य पार्ट है हमारा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो सबसे पहला पार्ट होता है, वो मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। इसमें पहला अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा मध्य होता है, तीसरा पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है? और इन सब के क्या कार्य हैं? कौन-सा हिस्सा किस कार्य में संचालित होता है? तो ये सब हम अगले जो है हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम जान लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जान रहे हैं। अब बात करते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो हमारा किस प्रकार ये बनता है। तो देखिए, जिस तरह से शरीर होता है हमारा, यहाँ पर एक मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे कि ये शरीर है, ठीक है? शरीर में क्या रहता है? जो शरीर होता है, शरीर में किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है शरीर, ठीक है? किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, नहीं आ पा रहा है। थोड़ा-सा डिले हो रहा है, दिक्कत हो रही है यहाँ पर आज इस वीडियो में। फ़िलहाल मैं इसको ज़ूम से थोड़ा-सा हटा कर दे देता हूँ। हाँ, अब चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये शरीर, जैसे सबसे पहले हम शरीर की बात करें, तो शरीर जो हमारा मिलकर बना होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर के पूरा शरीर का निर्माण होता है। और कोशिकाएँ जो होती हैं, कोशिकाएँ मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगी? ऊतक का निर्माण करेंगी, और ऊतक जो होते हैं, वो मिलकर के एक जो है अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है? एक अंग का। लेकिन उसके बाद में जो बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं, तो वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से पूरा सिस्टम बनता है, एक अंग तंत्र बनता है, और इसी में आता है एक तंत्रिका तंत्र, ठीक है? सिस्टम। तो इस तंत्रिका तंत्र जो मिलकर के बना होता है, तंत्रिका तंत्र, हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और उसको हम बोलते हैं, दूसरा भी नाम होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन नाम होता है। किसका? तंत्रिका कोशिका का, ठीक है? तो कह सकते हैं या तो तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है किससे? तो 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पे न्यूरॉन होगा। तो आप तंत्रिका कोशिका नहीं दिया हुआ है, तब भी आप न्यूरॉन को जानते हैं, तो वहाँ पे टिक करेंगे न्यूरॉन को, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी, सबसे छोटी इकाई ही कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका की होती है, जो कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। और तंत्रिका कोशिकाओं की जो लंबाई होती है लगभग, ठीक है? तो वो यहाँ पर देख लीजिए आप,
लगभग 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती है। कौन? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के भागों की। तो देखिए फिगर में मैं अभी फिगर भी आपको दिखा दूंगा। फिगर आप बनाइएगा और फिगर को बनाएंगे उसको समझेंगे। ठीक है। तभी आप, क्योंकि फिगर भी कभी कभी तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो उस फिगर की भी आप तैयारी करते रहेंगे घर पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करेंगे तो तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, कोशिका काय होता है। कौन सा भाग होता है? कोशिका काय होता है, या उसको हम साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। ठीक है। किसका भाग है? तंत्रिका कोशिका का भाग होता है। दूसरा होता है ड्रंड्रॉन्स, या इसको ड्रंडाइट्स भी कहते हैं। अभी बताएंगे आपको क्या होते हैं। उसके बाद होता है एक्सॉन, या इसको हम कह सकते हैं तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। ठीक है। तो ये तीन जो होते हैं क्या होते हैं? कोशिका के भाग होते हैं। अब बात करते हैं कि कार्य के आधार पर जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, कार्य के आधार पर जो तंत्रिका कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसको मैं अभी क्लियर भी कर दूंगा आपको। देखिए पहली जो हमारी कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका होगी वो हमारी होती है, तो पहली जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारे संवेदी अंगों में पाई जाती है। और अगर हम बात करें संवेदी अंगों की, तो संवेदी अंग हमारे कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, जहाँ से हम संवेदना को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़, जैसे मच्छर ने काटा, तो मच्छर जो काट रहा है, ठीक, वो किस तरह से हमें पता चलता है कि मच्छर ने काट लिया? वो संवेदना आती है, उसको हम ग्रहण करते हैं संवेदना को, है ना? तो जैसे हमारे त्वचा में उसने काटा, तो त्वचा ही संवेदी अंग हो गया, जो कि हमारी संवेदना को ग्रहण कर रही है कि मच्छर ने काट लिया। किसी ने सुई चुभो दी, है ना? हमारा हाथ गर्म पानी में पड़ गया, तो स्किन है। आँखों से क्या है? आँखों से हम देखते हैं, देख करके हम पता लगाते हैं कि यह क्या है। ठीक है। और कान क्या है? सुन करके, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सुन रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना? तो ये संवेदना ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही नाक होती है। नाक से क्या पता चलता है कि कौन सी ये गंध आ रही है ना? गुलाब की खुशबू आ रही है आपको, या चमेली की खुशबू आ रही है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि घर में क्या-क्या रसोई में बन रहा है ना? तो वो नाक से आप पता लगा लेते हैं कि मम्मी क्या बना रही हैं आपकी। इसके बाद में हम बात करते हैं जीभ की। जीभ में आज मटर पनीर बना हुआ है, उसका टेस्ट आ रहा है आपको जीभ में, है ना? या अचार खा रहे हैं, है ना? आमले का मुरब्बा खा रहे हैं मीठा, है ना? या गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो इस तरह से आप कड़वा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं या खट्टा खा रहे हैं, इन सभी का पता किससे चलता है? हमारी जीभ पता लगाती है। तो वो भी क्या है? एक संवेदी अंग है। इसके बाद में हमारी त्वचा आती है। ठीक है। तो इस तरह से आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये हमारे क्या है? संवेदी अंग होते हैं। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका किन किन अंगों में पाई जाएंगी? वो संवेदी अंगों में ही पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो होती है आवेगों को ग्रहण करती करके हमारे पेशियों तक पहुंचाती है, यानी उसका वर्क कराती है। संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का क्या कार्य है? संवेदना को ग्रहण करना, यानी पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बुना हुआ होता है। ठीक है। हर जगह पॉइंट होता है किसका? तंत्रिका कोशिका का। तो कहीं पर भी हम सुई चुभाते हैं या मच्छर काटता है तो उसका पता हमें चल जाता है। ठीक है। क्योंकि पूरा शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं। तो जब जैसे ही वो तंत्रिका कोशिका आ, के माध्यम से हमें संवेदना ग्रहण होती है, वो सीधे हमारे मेरु रज्जु से होते हुए जो है हमारे मस्तिष्क में वो सूचना चली जाती है। और मस्तिष्क में जाने के बाद में मस्तिष्क उचित जो, यानी कि समन्वय कह सकते हैं, समन्वय आधारित करके, यानी किसको सूचना भेजनी है। जैसे आप जा रहे हैं, है ना? आप जा रहे हैं तो आपका पैर अचानक ही किसी आग में या आपके पैर में काँटा चुभ जाता है। ठीक है। तो आपके पैर में जो काँटा चुभ गया, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है आप उस पैर को ऊपर उठाएँगे। ठीक है। को कौन सा पैर आपको ऊपर उठाना है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है। तो ये समन्वय कौन स्थापित करता है? मस्तिष्क। जैसे आप जा रहे हैं तो काँटा लगा था, तो हो सकता है काँटा तो आपके सीधे पैर में लगा है ना?
दाहिने पैर में लगा है, लेकिन आप हटा कौन सा रहे थे, बायां पैर हटा लेते, तब क्या होता, यानी कांटा तो उसमें चुभ ही जाता आपके। तो इस तरह से, लेकिन हटाया कौन सा आपने, दायां पैर में कांटा लगा तो दायां पैर आपने हटाया। तो ऐसी जो समन्वय होता है, यानी सही ढंग से वो कार्य कौन कराता है, हमारा मस्तिष्क ही कार्य कराता है। ठीक है, यानी कि आप जैसे कि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक, तो आप सबसे पहले आप मस्तिष्क में सोचते हैं कि क्या लिखना है ना। जैसे राम लिखना है तो राम को में सबसे पहले रा बनना है, तो आपके मस्तिष्क ने सोचा और संबंधित अंग को उसने आदेश दिया कि इस तरह से आप वो अक्षर बनाएंगे, तब आप बना पाते हैं। यानी सारा कार्य कहाँ से होता है, मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं से ही संपन्न हो पाता है। तो जैसे ही आवेग को मैंने बताया कि अभी जैसे कांटा वाला उदाहरण दिया मैंने आपको, तो यहाँ पर क्या हुआ कि संबंधित अंग ही आपने उसको हटाया, यानी संबंधित पेशियों तक वो सूचना किससे आई, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ पर पहुँच गई। सबसे पहले संवेदना ग्रहण हुई, मस्तिष्क तक गई, और मस्तिष्क ने उस सूचना को संबंधित अंग को आदेश दिया और उसको कार्य करने के लिए कहा। ठीक है, किसने, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से प्रेरणा दी। अब उसके बाद में आते हैं बहुध्रुवीय, जो अभी हमने बता रहे थे कि बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं में क्या रहेगा कि जैसे कि संवेदी और चालक जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, एक तो प्रेरक और बहुध्रुवीय, इन दोनों के बीच में सॉरी मैं बता रहा था कि ये प्रेरक और ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो है हमारा समन्वय स्थापित करती है। यानी समन्वय का मतलब होता है एक सिस्टम पैदा करती हैं कि किस सिस्टम से कार्य करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था उदाहरण के तौर पे कि आपने दायां पैर काटा, दायां पैर में लगा तो दायां ही आपने हटाया, बायां नहीं हटा लिया। तो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया मस्तिष्क। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं का ये कार्य है कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं कि सही हमारा कार्य वो सही ढंग से हो सके। ठीक है, तो इस तरह से ये तंत्रिका कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में पूरा कार्य करती रहती हैं। ठीक है, तो अभी आज आपने ये जाना है कि तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब हम थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, फिगर में आपको समझा देते हैं कि किस तरह से जो है आप इस कार्य को कर पाएंगे। अब देखिए, आप चित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। सबसे पहले देखिए इस तरह से ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इस तरह से होती है। ठीक है, फिगर आपको ऐसे बनाना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे करके के इस तरह करना है। फिर इसमें से इस तरह से थोड़ा सा निकाल देना है, हल्का। फिगर का अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर इस तरह से ये इसमें से ये लाइन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये कोशिका आपकी आगे बनेगी। तो ये क्या है, यहाँ पर जो इस तरह से ऊपर संरचनाएं निकली हुई हैं, ये होते हैं हमारे डेंड्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं। और जब ये शाखा बड़ी होकर के और ज़्यादा ऐसे ऐसे निकलती रहती हैं इसमें से शाखाएं तंत्रिका कोशिकाओं की, तो इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। सबसे पहले जब निकलेगा तो उसको डेंड्राइट, और यही शाखाएं जब आगे, ये देखिए इस तरह से निकली हुई है, और यही शाखा जब बढ़ जाएगी आगे, ठीक है, इस तरह से और बढ़ती हुई जाएगी, तो ये शाखाएं क्या कहलाएंगी, डेंड्राइट्स कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो वो कहलाएगी वो डेंड्राइट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक केंद्रक भी होता है। देखिए यहाँ पर आप केंद्रक देख पा रहे होंगे, एक केंद्रक है। ठीक है, और ये क्या है, कोशिका काय है, यानी ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो इसका सिरा आया हुआ है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। जहाँ से ये तंत्रिका कोशिका का ये हिस्सा जुड़ा हुआ होता है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे इस तरह से ये यहाँ तक ये पॉइंट जाता है। तो ये पॉइंट जो होता है ये हमारे पूरे शरीर में इस तरह से ये पॉइंट जो हैं बने होते हैं, और ये पॉइंट पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, हर जगह है। कहीं पर भी कोई चीज़ अगर एक कोई छूता भी है, हल्का सा आभास भी होता है, हवा भी अगर आपके शरीर पर टच करती है तो वो आपको पता चल जाता है कि हमारे शरीर पर कहीं पर यहाँ पर हवा लग रही है ना, कोई चीज़ चुभ रही है, या गर्म या ठंडे का एहसास हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से हो पाती है। तो फिलहाल एक मैं सुझाव देना चाहूँगा आपको कि आप अपने चित्र की तैयारी अच्छे से तरह से करते रहिए। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र मैंने आपको दिखा दिया है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अभ्यास में लाइए, अपना बनाना सीखिए। और हाँ, दूसरी चीज़, चित्र जब भी बनाएंगे आप तो उसका नामकरण करना नहीं भूलेंगे। क्या-क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं, इसका क्या नाम है, आपको हर तरह से रट लेना है बिल्कुल, तभी आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ पाएँगे।
चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।